तैयारी कर लो इस ऑनलाइन ऐप पर। मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का। चलिए, तो हमारी बातें चल रही थी परमाणु और अणु पर, लगभग बातें पूरी हो चुकी है। थोड़ी बहुत बातें रह गई थी परमाणु और अणु में। एक इसके मौलिक कणों पर बातें रहती है आपकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों पर। हम विसर्जन नली का प्रयोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा और 1 घंटे का टॉपिक रहेगा। कल हमने परमाणु अणु में इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखना सीखा। हमने आव का नियम पढ़ा, हमने पॉली का अपवर्जन नियम पढ़ा, कुंड का नियम पढ़ा, हमने अर्धपूरी और पूर्ण कक्षाओं के स्थायित्व का नियम हमने पढ़ा। इसके बाद हमने कुछ बातें स्टार्ट की थी तत्व यौगिक और मिश्रण पर। देखो, जब भी हम परमाणु अणु पढ़ते हैं तो इसमें तत्व यौगिक और मिश्रण पर थोड़ी-थोड़ी बातें चला लेते हैं। तत्व यौगिक और मिश्रण पर तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में चला था तत्व यौगिक मिश्रण में, तो थोड़ा सा डिटेल में। गुड इवनिंग सुरेश, स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में चला था तत्वों के लिए, तो अब हम थोड़ी सी बातें, किसी कमेंट आएगा कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाइए, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को तत्व और यौगिक मिश्रण के बारे में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए, तो तत्वों के बारे में बातें कर रहे थे हम, तत्वों के बारे में हमारी बातें चल रही थी। तत्व यौगिक मिश्रण में हम बातें स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे तत्वों पर। तत्वों को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट्स की जो खोज की थी वो लेवाइजियर ने की थी। खोज लेवाइजियर ने की थी, याद रखना, लेवाइजियर ने की थी। इन्होंने तत्वों के बारे में सबसे पहले बताया था, और इन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, वो सबसे छोटा कण जिसे दो अलग अलग प्रकार के परमाणु विभाजित नहीं कर सकते, वो तत्व है। तो लेवाइजियर साहब क्या कहते हैं? तत्व पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जिसे 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं में विभाजित नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब हुआ कि तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो याद रखिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु अगर मिल जाते हैं तो वो आपके तत्व बनाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो अणु बनते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। मिलकर बने पदार्थ आपके तत्व कहलाते हैं। बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, याद रखना, तत्व कहलाते हैं। इसके बारे में लेवाइजियर साहब ने बताया है। तत्व जैसे अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक तत्व है। जैसे हमारा आयरन है, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे कैल्शियम है, जैसे आपका सोना है, ऑरम है, जैसे आपकी चांदी है, जैसे आपकी प्लेटिनम है, ये सब तत्व है। ये सब तत्व है, और आज की तारीख तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आज की तारीख तक अगर हम बात करें तो आज की तारीख तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें 26 ऐसे तत्व है, 26 तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम है, मतलब मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ये कृत्रिम तत्व है। तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, इसकी खोज लेवाइजियर ने की है। 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, 26 ऐसे तत्व जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। अगर बात करें तत्वों के प्रतीक की, देखो तत्व जब भी होते हैं उनको किसी न किसी इंग्लिश के सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रतीक। तो तत्वों के प्रतीक क्या है? तत्वों के प्रतीक या इसे बोलते हैं तत्वों का रासायनिक संकेत। तत्वों के रासायनिक संकेत क्या है? ध्यान सुनना, ये होता क्या है? किसी भी तत्व का जो बड़ा नाम होता है उसको शॉर्ट में लिखना ही उसका प्रतीक है, याद रखना। किसी भी तत्व के बड़े नाम को छोटे अक्षरों में, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखना ही तुम्हारा रासायनिक संकेत या उसका प्रतीक होता है। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, तो ये हाइड्रोजन का प्रतीक हुआ। जैसे अगर बात करें सोडियम का प्रतीक Na होता है, जैसे पोटेशियम प्रतीक K होता है। तो किसी भी तत्व के बड़े नाम को छोटे संक्षेप में लिखना ही तत्वों का प्रतीक होता है, तत्वों का प्रतीक होता है। ध्यान सुनिए बात, कैसे लिखेंगे इसको? किसी भी तत्व के बड़े नाम को संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना प्रतीक या रासायनिक संकेत कहलाता है। प्रतीक या रासायनिक संकेत कहलाता है। रासायनिक संकेत कहलाता है। किस कहलाता है? तो ध्यान रखना, किसी भी तत्व का बड़ा नाम है उसे शॉर्ट में लिखना ही उसका प्रतीक या रासायनिक संकेत कहलाता है। इसके बारे में बताने वाला, प्रतीक के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक जो था वो बर्जीलियस साहब थे। बर्जीलियस साहब थे। अगर आपसे कोई पूछे कि तत्वों की प्रतीक प्रणाली किसने दी थी, तो बर्जीलियस ने दी थी, याद रखिएगा, बर्जीलियस ने दी थी। किसी भी तत्व को जब लिखते हैं तो ध्यान सुनना, जब भी तत्व का नाम संक्षेप में लिखा जाएगा तो उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किसी भी तत्व का जब भी उसका संकेत या प्रतीक लिखेंगे उसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे ध्यान सुनना, हाइड्रोजन, जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H से। जैसे तुम्हारा, अगर हम बात करें तुम्हारा, अगर इसी प्रकार हम बात करें, जैसे फ्लोरीन है, जैसे फ्लोरीन को हम F से लिखेंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन को हम C से लिखेंगे। तो ये किसी भी तत्व को जब हम लिखते हैं, उसके संकेत लिखते हैं, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा जाता है। किसी तत्व के 2 नाम होते हैं, देखा होगा, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनके 2 नाम होते हैं। जब किसी तत्व के 2 नाम होते हैं, जब किसी तत्व के 2 नाम लिखे जाते हैं तो उसमें पहला अक्षर जो होता है 2 अक्षर, किसी तत्व के 2 अक्षर, किसी नाम को 2 अक्षरों में लिखते हैं। जब किसी तत्व के नाम को 2 अक्षरों में लिखते हैं तो जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, पहला अक्षर कैपिटल होगा, और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तुम्हारी हीलियम की, जैसे हीलियम की बातें करते हैं तो हीलियम का जो प्रतीक होता है वो He होता है। जैसे तुम्हारा अगर बात करें इसी प्रकार मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को अगर लिखेंगे तो ये इसके दूर प्रतीक 2 लिखेंगे, याद रखना। इसमें पहला अक्षर हमेशा बड़ा आएगा और दूसरा अक्षर हमेशा छोटा आएगा। इसी प्रकार अगर हम एल्यूमिनियम का लिखें तो एल्यूमिनियम के लिए याद रखिएगा ये Al आएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व के बड़े अक्षर को अंग्रेजी के लेटर में लिखना ही उसका संकेत या प्रतीक होता है। जब भी हम किसी तत्व का नाम लिखते हैं उसका एक ही अक्षर रहता है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और किसी तत्व के अगर नाम के 2 अक्षर लेने होते हैं तो उसमें पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आएगा, दूसरा हमेशा स्मॉल आएगा। इसी प्रकार कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके प्रतीक लेटिन नाम से लिए गए हैं। कुछ तत्वों के जो प्रतीक है वो उनके लेटिन नाम से आज भी चले आ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, तत्व का नाम है सोडियम, और उसका जो लेटिन में नाम होगा वो क्या होगा? ध्यान सुनना, लेटिन में नाम क्या होगा और फिर उसका प्रतीक क्या है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है। इसलिए होता है कि सोडियम को हम लेटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं, इसलिए इसका नाम, इसका प्रतीक हो गया Na। चलिए, सोडियम के बाद अगर हम बात करें, जैसे हमारा फेरम होता है, फेरम या आयरन, ये देखिए आयरन, लोहा जिसको बोलते हैं, इसको आज भी लेटिन में फेरम कहते हैं, और फेरम का इसका प्रतीक जो होता है वो Fe आता है। जैसे तुम्हारा गोल्ड होता है, गोल्ड को ओरम, और ओरम होता है, इसका प्रतीक होता है Au। जैसे तुम्हारी चांदी को हम कहते हैं सिल्वर का प्रतीक होता है Ag, इसलिए होता है क्योंकि लेटिन में इसे अर्जेंटम कहते हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन का प्रतीक जो होता है वो W होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि W जो है वो किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का प्रतीक होता है, इसको वुल फॉर्म कहते हैं, इसको वुल फॉर्म कहा जाता है, इसका प्रतीक W होता है। ये पसंद आते हैं, बहुत से तत्व ऐसे हैं जिनके जो प्रतीक होते हैं वो हमेशा हम उसके लेटिन नाम से ही उठा लेते हैं। इसी प्रकार जैसे आपका कॉपर है,
होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेटिन में आज भी इसको क्यूप्रस कहते हैं, याद रखिएगा, क्यूप्रस कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें आपके अर्जेंटम हो गया, और हो गया, तो ये कुछ तत्व हैं जिनके नाम जो है वो लेटिन से ही उठाए गए हैं। जैसे टिन है आपका, टिन, टिन की बात कर लेते हैं हम। टिन का प्रतीक होता है एसन, क्योंकि स्टेनस कहते हैं, स्टेनस, स्टेनस। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके प्रतीक डायरेक्ट उनके लेटिन नाम से उठाए गए और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि टिन का प्रतीक क्या होता है, तो एसन होता है। कॉपर का प्रतीक Cu, कॉपर का Cu होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सोडियम का प्रतीक नेट्रियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। एक हो गया इसमें, देखो इसमें एक हो गया पोटेशियम का, ध्यान से सुनिएगा, पोटेशियम का प्रतीक K होता है। पोटेशियम का प्रतीक K होता है, क्योंकि इसको लेटिन में कैलियम कहते हैं, लेटिन में कैलियम कहते हैं। ये कुछ तत्वों के प्रतीक है। जब भी कभी किसी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं तो अंग्रेजी के अक्षर या अक्षरों के समूह से इसको प्रेजेंट किया जाता है, और इन्हीं अक्षरों को, ये जो है, इन्हीं को हम इन तत्वों का प्रतीक कहते हैं। इसके बाद ये जो प्रतीक प्रणाली दी थी ब्रजीलियस ने दी थी, याद रखिएगा। अब बात आती है कि 100 से अधिक तत्वों के नाम हम कैसे लिखेंगे। 100 ये भी आपके कक्षा की किताब में दे रखा है, याद रखिएगा कि 100 से अधिक तत्वों के नाम हम कैसे लिखेंगे। तो 100 से अधिक वाले तत्वों के नाम, 100 से अधिक तत्वों के नाम कैसे लिखे, 100 से अधिक वाले, 100 से अधिक वाले जो तत्व होते हैं उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। ध्यान सुनिए, तो हमारी आईयूपीएसी होती है, आईयूपीएसी कहती है कि अगर कहीं पर भी, ध्यान सुनना, अगर संख्या आ जाए 0, अगर संख्या आए और संख्या आए तो उसका नाम क्या दिया गया, याद रखना, उसका नाम कैसे रखेंगे। अगर संख्या 0 है तो इसे निल बोलते हैं। जब भी संख्या 0 होगी तो उसे निल बोलेंगे, 1 होगा तो उसे अन बोलेंगे, 2 होगा तो उसे बाई बोलेंगे, 3 होगा तो उसे ट्राई बोलेंगे, 4 होगा तो क्वाड बोल देंगे, 4 होगा तो उसे क्वाड बोलेंगे, 5 आ जाए तो पेंट। आईयूपीएसी 100 से अधिक तत्वों के नामकरण कैसे करते हैं, याद रखिएगा। 6 आता है तो उसे हेक्स बोलेंगे, 6 आएंगे तो उसे हेक्स बोलेंगे, 7 आएगा तो उसे सेप्ट बोलेंगे, 8 आएगा तो उसे ऑक्ट बोलेंगे, और 9 आएगा तो उसे नन बोलेंगे। इस प्रकार इनके नामकरण किए गए, याद रखिएगा, इनके नामकरण किए गए इस प्रकार। तो जब भी आपका इस प्रकार के नाम आते हैं तो इसे इन बोलेंगे, इसको इन। तो इस प्रकार इसके नामकरण करते हैं। ध्यान सुनो, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ आपको कि 101 या 101 वाले तत्व का नामकरण करना है, 101 वाले तत्व का नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं। जब भी इनका नामकरण करेंगे तो पहला अक्षर हमेशा अंग्रेजी में लेटर, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे, याद रखिएगा, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दूसरी बात, जब भी इनका नामकरण करेंगे पीछे IAM जोड़ देंगे, IUM जोड़ देंगे, EM जोड़ देंगे, याद रखिएगा। और जब भी जहां पर भी 2 बार I आएगा तो वहां पर हमेशा एक ही I लिया जाएगा, एक ही I लिया जाएगा, याद रखिएगा। तो जब भी इनका नामकरण करेंगे पहला अक्षर हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दूसरी बात, इनके नाम के पीछे IUM जोड़ दिया जाएगा। जैसे देखना 101 का हम नामकरण कर रहे हैं तो 1 के लिए यहाँ अन है, 1 के लिए यहाँ अन है, 1 के लिए अन है, 0 के लिए निल है, 0 के लिए निल है, और फिर 1 के लिए आपका क्या है, यहाँ पर अन है, अन है, और पीछे हम जोड़ देंगे IUM। इसका नामकरण बन जाएगा, आपका इसका नामकरण हो जाएगा अल निल अनियम, अल निल अनियम। देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। जैसे 101 का हमने नामकरण किया तो 1 के लिए अगर हम बात करें, 1 के लिए बात करें तो यहाँ आपके 1 के लिए अन आता है, 0 के लिए निल आता है, और फिर अगर 1 है तो इसके लिए आपका फिर अन आता है, और पीछे हमेशा याद रखिएगा क्या जोड़ा जाता है, IUM। तो इसका नामकरण अगर हम करते हैं, 101 वाले का नामकरण अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1 के लिए अन, फिर आ जाएगा निल, फिर 1 के लिए अन, और पीछे IUM, अन, अन निल अनियम। तो ये नामकरण हो जाता है। इस प्रकार हम 101 से अधिक वाले या 100 से अधिक वाले तत्वों का नामकरण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें 103 वाले तत्वों का नामकरण करते हैं, 103 वाले का नामकरण करते हैं तो ध्यान से देखना, 1 के लिए तो वही आएगा अन, 0 के लिए निल, और 3 के लिए आएगा ट्राई, 3 के लिए आएगा ट्राई, और पीछे हमें जोड़ना है IUM, पीछे हमें जोड़ना है IUM। तो देखना कैसे नाम बनेगा इसका। 1 के लिए होगा अन, बड़ा आएगा पहला अक्षर हमेशा अन, इसके बाद अक्षर छोटे आएंगे, 0 के लिए आएगा निल, 0 के लिए आएगा निल, और 3 के लिए आएगा ट्राई, और इसके पीछे IUM जोड़ना। 2 बार जब भी I आएगा तो इसका 2 नहीं लेना, 1 ही I लेना, याद रखिएगा। तो अगर 1 ही आएगा तो TRIUM, अल निल ट्राइयम, अल निल ट्राइयम, तो इसका नामकरण हो जाता है। तो 100 से अधिक वाले तत्वों का नामकरण आईयूपीएसी सुझाव के आधार पर इस प्रकार किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 111 नंबर तत्व की बात करते हैं, 111 नंबर तत्व की बात करते हैं तो इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। देखो 1 के लिए अन, फिर अन, फिर अन, और फिर इसके बाद IUM, अन अन अनियम, अन अन अनियम। ये 111 वाले तत्वों का नामकरण हो जाता है। इस प्रकार हम इसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे एक तत्व का और मैं लिखवा देता हूं यहां, जैसे 114 नंबर तत्व करते हैं तो 1 के लिए आएगा अन, फिर 1 के लिए आएगा अन, फिर 4 के लिए आएगा क्वाड, क्वाड, और पीछे हो जाएगा IM, अन अन क्वाडियम, अन अन क्वाडियम। तो इस प्रकार 100 से अधिक वाले तत्वों के नामकरण किए जाते हैं। तो तत्व किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या जिसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो तुम्हारे तत्व कहलाते हैं। तत्वों की खोज का श्रेय जाता है लेवाइजियर को, याद रखिएगा। और तत्वों की खोज की अगर बात करें, 18 तत्व की खोज हो चुकी है जिनमें 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, और जो बाकी तत्व होते हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ये तुम्हारे तत्व होते हैं कि पदार्थ के तीनों रूपों में पाए जाते हैं, याद रखना। तत्व पदार्थ के तीनों रूपों में पाए जाते हैं। पदार्थ के तीनों रूप कौन कौन से, तो याद रखिएगा पदार्थ के तीनों रूप है, ठोस, द्रव और गैस। मोस्टली जो तत्व होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं, कुछ तत्व जो होते हैं द्रव के रूप में होते हैं, और कुछ तत्व जो होते हैं वो गैसें भी होती है। तो पदार्थ के तीनों रूपों में पाए जाते हैं तुम्हारे तत्व। मोस्टली जो तत्व होते हैं वो याद रखिएगा ठोस होते हैं। 2 ऐसे तत्व है जो कमरे के ताप पर, मैं कमरे के ताप की बात कर रहा हूं, और कमरे के ताप पर एक तो होता है आपका पारा, Hg, पारे का प्रतीक होता है Hg, याद रखिएगा। हाइड्रीजियम, पारा, ये मरकरी है, ये मरकरी है, याद रखिएगा, ये मरकरी है, और मरकरी या इसको पारा बोलते हैं। इसका प्रतीक Hg होता है, इसलिए होता है क्योंकि लेटिन में आज भी इसका नाम हाइड्रीजियम है। हाइड्रीजियम, ये भी पसंद आ जाता है, याद रखना। W प्रतीक होता है आपका टंगस्टन का, W टंगस्टन का होता है, वुल फॉर्म बोलते हैं, और Hg जो प्रतीक होता है वो पारा, और पारे को हम आज भी लेटिन में हाइड्रीजियम कहते हैं। तो पारा एक ऐसा तत्व है, पारा या मरकरी एक ऐसा तत्व है, ये धातु तत्व है, याद रखिएगा। और एक मात्र ऐसा धातु तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक तत्व होता है आपका, याद रखिएगा, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन जो होता है इसका प्रतीक Br होता है, ब्रोमीन का प्रतीक Br होता है, और ये एक अधातु है, और ये एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। 2 ऐसे तत्व हैं 118 में से जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, वो आपकी मरकरी जो धातु होती है, और ब्रोमीन जो होता है वो आपकी एक अधातु है, एक अधातु, याद रखिएगा। इसके अलावा कैसे पाई जाती है तुम्हारी, याद रखिएगा, कैसे पाई जाती है। जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन एक गैसीय तत्व होता है, हाइड्रोजन हो गया। इसी प्रकार हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये आर्गन का प्रतीक है, ये नियोन का प्रतीक है। क्रिप्टोन हो गया, जीनोन हो गया, रेडोन हो गया। इसी के अलावा अगर बात करें नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन, ये सब गैसें हैं। ये गैसीय तत्व, याद रखिएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 ऐसे तत्व हैं जो गैसीय रूप में पाए जाते हैं। तो 2 तत्व आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। धातु में अगर बात करें तो आपका पारा हो जाएगा, और अधातु में अगर बात करें तो आपकी ब्रोमीन हो जाएगी। इसके अलावा तत्वों में 11 गैसें हैं, 11 गैसें याद रखिएगा, जिनमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, ये जीनोन है, रेडोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये आपकी गैसें हैं। तो तत्व पदार्थ के तीनों रूपों में पाए जाते हैं। और ये 2 हो गया, एक तो द्रव धातु हो गया, द्रव अधातु, 2 द्रव रूप में पाए जाते हैं।
वो गैसें हैं। इसके अलावा जितने भी तत्व आपके बच गए वो सब के सब ठोस हैं, वो सब के सब आपके ठोस हैं। तो दो तत्व तरल या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और आपके 11 जो तत्व होते हैं वो याद रखना गैसें हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा तत्व गैसीय है, कौन सा तत्व तरल रूप या द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव में दो ही मिलेंगे तुम्हें, एक आपका पारा होगा जिसका प्रतीक Hg होगा, एक ब्रोमीन होगा Br, बाकी रही आपके सामने गैसें। तो हाइड्रोजन आप जानते ही हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये आपकी गैसें हैं। इसके अलावा ये रही आपकी 6, ये एक एक्रिय गैसें होती हैं, ये 6 एक्रिय गैसें होती हैं। इन्हें ऐसे याद रख लेते हैं, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, एक्सरे, रंगीन। इस ट्रिक से इसको भी याद रख सकते हैं कि 6 एक्रिय गैसें हैं, हीना, नीना, हीना का मतलब हीलियम, नीना का मतलब नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। तो इस प्रकार ये 6 और 5 11 आपकी हो गई है गैसें। तो बातें चल रही है आपकी तत्वों पर, याद रखना। इसके बाद अगर बातें करें तो तत्व तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्वों के प्रकार कल हमने इस पर चर्चा की थी, याद रखना। तत्वों के प्रकार पर कल हमने चर्चा की थी। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे तत्व है जो आपके धातु है, मेटल है, एक होते तुम्हारे अधातु, एक होते तुम्हारे अधातु और तीसरे होते हैं तुम्हारे उपधातु तत्व। तो अगर आपसे पूछे कि तत्व कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के हैं। पहला आपका हो गया है धातु तत्व, दूसरा अधातु तत्व और तीसरा उपधातु तत्व। तो पहला हमने कल इस पर चर्चा कर ली थी, मैं थोड़ा दोहरा दे रहा हूं उस पर। कल इस पर चर्चा हमने कर ली थी। धातु तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो आपके धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, और जब भी किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर धनावेश आ जाता है, उस पर धनावेश आ जाता है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएंगे वो तुम्हारे धातु तत्व कहलाते हैं, वो तुम्हारे धातु तत्व कहलाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने धातु के कुछ गुणों पर चर्चा की थी, याद रखना। कुछ धातु के गुणों पर चर्चा हमने इस पर की थी कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। और इसके अलावा अगर बातें करते हैं तो तुम्हारे धातु होते हैं, धातु मोस्टली ठोस होते हैं। धातु जितने भी होते हैं, धातु जितने भी होते हैं वो सब ठोस होते हैं। धातुएं सभी की सभी ठोस होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, मैं रूम टेम्परेचर की बात यहां कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर पर तरल रूप में पाई जाती है, वो तुम्हारी पारा है। एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर तरल रूप में पाई जाती है वो आपकी पारा है। अगर कमरे से तापमान थोड़ा ज्यादा कर दें, रूम टेम्परेचर आज की तारीख में माना जाता है 27 डिग्री, अगर तापमान कर दिया जाए 30 डिग्री, तो तुम्हारी गैलियम, याद रखिएगा, गैलियम है सीजियम, गैलियम है सीजियम, गैलियम है सीजियम, ऐसी धातुएं होगी। गैलियम को हम Ga से लिखेंगे, सीजियम को हम Cs से लिखेंगे। ये कमरे से थोड़े से अधिक ताप पर तरल रूप में पाई जाती है। तो पता चले कौन सी धातुएं कमरे से अधिक ताप पर, कमरे से अधिक ताप पर तरल रूप में पाई जाती है, तुम्हारी गैलियम और सीजियम। और कमरे के ताप पर हम बात करते हैं तो वो तुम्हारी है पारा, जिसका प्रतीक होता है Hg। तो धातुएं जो होती है वो मोस्टली ठोस होती है, लेकिन पारा कमरे के ताप पर तरल रूप में पाया जाता है। इसके अलावा कमरे से अधिक तापमान करते हैं तो गैलियम और सीजियम जो होती है वो भी आपके तरल रूप में पाई जाती है। इसके बाद अगर धातु में धात्विक चमक होती है, याद रखना। धातु में धात्विक चमक होती है, चमकीली होती है, याद रखना। धात्विक चमक होती है इनमें। इसके अलावा विद्युत और उष्मा की चालक होती है, विद्युत व उष्मा की चालक होती है, उष्मा की चालक होती है। तो अगर आपसे पूछे कि धातुएं क्या होती है, तो विद्युत और उष्मा की चालक होती है। लेकिन याद रखना, एक होता है पारा, एक होता है तुम्हारा पारा जिसका प्रतीक होता है Hg, और एक होती है तुम्हारी इसमें सीसा, एक होती है सीसा जिसका प्रतीक होता है Pb। ये दो ऐसी धातुएं हैं जो विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है, नॉन कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है। किसकी? विद्युत की। तो निम्न में से कौन सी धातुएं विद्युत की कुचालक होती है? तो याद रखना पारा और सीसा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छी चालक कौन है, तो सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी, सबसे अच्छी चालक है चांदी। चांदी के बाद अगर बात करें कॉपर, और कॉपर के बाद अगर बात करें तो एल्यूमिनियम। तो अगर आपसे पूछे कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातुएं कौन सी है, तो वो जाएगी आपकी सिल्वर, चांदी, चांदी का प्रतीक Ag, कॉपर और एल्यूमिनियम। इसके बाद आपका आयरन, लोहा भी रहता है। लेकिन ये जो धातुएं हैं पारा और सीसा, ये विद्युत की कुचालक धातुएं हैं। इसके बाद अगर बात करें तो तुम्हारी जो धातुएं होती है, धातुएं इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक उच्च का मतलब होता है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। तो धातु के गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा जो होता है वो टंगस्टन का होता है, याद रखना। सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो टंगस्टन का प्रतीक होता है W, वोल्फ्रॉन कहते हैं इसे, लेटिन भाषा में वोल्फ्रॉन, इसको W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और टंगस्टन का होता है लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे पूछे कि धातु के गलनांक होते हैं, तो याद रखना हमेशा उच्च होते हैं। सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो आपके टंगस्टन का होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बातें करते हैं तो धातुओं के जो घनत्व होते हैं, धातुओं के जो घनत्व डेंसिटी होती है, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, याद रखना। तो ये कुछ भौतिक गुण है आपके धातुओं के, ये कुछ गुण है धातुओं के। हम पढ़ रहे हैं तत्व, और तत्वों में हमने बातें की आपके धातुओं पर। हमने धातुओं पर बातें करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, धातु तत्व, अधातु तत्व और उपधातु तत्व। तो इस प्रकृति की अगर बातें करते हैं तो 118 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से मोस्टली आपकी धातुएं रहती हैं। धातुएं इनमें धात्विक चमक होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रही हैं। और तुम्हारी धातुएं जो होती है धात्विक चमक के साथ धातुएं जो होती है वो कठोर भी होती है, याद रखना। धातुएं जो होती है वो कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है। और सबसे कठोर धातु होती है आपकी याद रखना प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। अगर आपसे पूछे कि सबसे कठोर धातु कौन है, तो याद रखना प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु आपकी प्लेटिनम है। धातुएं कठोर होती है और सबसे कठोर धातु आपकी प्लेटिनम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो टंगस्टन का होता है। धातु के घनत्व भी बहुत ज्यादा होते हैं, धातुएं कठोर होती है, सबसे कठोर धातु हमारी प्लेटिनम है। लेकिन याद रखना सोडियम व पोटेशियम ये ऐसी धातुएं होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम व पोटेशियम, ये तुम्हारी मुलायम धातुएं हैं, ये मुलायम धातुएं हैं। तो आपसे पूछे कि मुलायम धातुएं कौन सी होती हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। क्योंकि धातु मोस्टली कठोर होती है, लेकिन दो ऐसी धातुएं सोडियम और पोटेशियम जो मुलायम है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी इनमें सोनोरस का गुण पाया जाता है। आपसे पूछे कि धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। और इसको कौन कहते हैं, सोनोरस। इसके अलावा अगर बातें करें आपकी, तो धातु में दो विशेष गुण जो केवल तुम्हारी धातु में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक होता है आघात वर्धनीयता, और दूसरा होता है तन्यता।
धातु की खास बात है कि इनमें आघात वर्धनता और तन्यता का गुण पाया जाता है। ये गुण केवल ठोसों के अंदर धातु में होता है। ठोसों में केवल धातु में आघात वर्धनता और तन्यता का गुण पाया जाता है। कैसे? आघात वर्धनता मतलब इसे आघात पीट कर इसकी चद्दरें बना सकते हैं। इसकी चद्दरें जितनी भी अलमारियां आती हैं वो जो चद्दरें बनी हुई धातु की लोहे की चद्दर बनी हुई है, इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनता। आघात वर्धनता, आघात वर्धनता याद रखिएगा, ये केवल और केवल धातुओं का गुण है जिनको पीट कर उनकी क्या बनाई जा सकती है, चद्दरें, और उनको पीट कर अगर उनके तार खींचे जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं, तो इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। ये दो गुण केवल तुम्हारे ठोसों के हैं। अगर ठोसों को पीट कर उनकी चद्दरें बनाई जा सकती है तो इस गुण को हम कहते हैं तुम्हारे आघात वर्धनता, और पीट कर अगर उनके तार खींचे जा सकते हैं तो इस गुण को कहा जाता है आपकी तन्यता। तो ये गुण केवल और केवल धातुओं का है। इनमें दो धातुएं हैं, एक सोना और एक चांदी। सोना व चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्य धातुएं हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीय, सबसे अधिक आघात वर्धनीय वह तन्य धातुएं हैं। आघात वर्धनीय वह तन्य धातुएं अगर आपसे पूछे तो वो होती है सोना और चांदी। सोने का प्रतीक होता है Au और चांदी का जो प्रतीक होता है वो होता है Ag। ये सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्य धातुएं हैं। 1 ग्राम सोने से, याद रखिएगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो देखो आप कितना तन्य है, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो याद रखिएगा 1 ग्राम सोना, केवल 1 ग्राम सोना अगर लेते हो तो इससे 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसका मतलब है कि इसमें कितना शानदार तन्यता का गुण पाया जाता है। यही कारण होता है कि इससे आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये धातुओं के कुछ भौतिक गुण, हम बातें कर रहे हैं तत्वों पर, तत्वों में हमने धातु तत्वों की बातें यहां पर की है। इसके बाद हमारे दूसरे जो तत्व होते हैं वो होते हैं अधातु तत्व। अधातु तत्व क्या सुनाई क्या होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रनायन बनाते हैं अधातु तत्व कहलाते हैं। नॉन मेटल या अधातु तत्व कहलाते हैं। जैसे आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपके अधातु तत्व हैं। ये सब आपके अधातु, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब आपके अधातु तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रनायन बनाते हैं। तो आपसे पूछेगा तो क्या होता है, याद रखिएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रनायन बनाने की ताकत रखते हैं वो आपके अधातु तत्व कहलाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके अधातु तत्व होते हैं। अब अधातु तत्व कुछ गुणों की चर्चा कर लेते हैं हम। इनके कुछ गुणों की चर्चा कर लेते हैं। याद रखिए कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि धातु जो होती है कठोर होती है, लेकिन जो तुम्हारी अधातु होती है वो भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर प्रकृति की होती है अधातु जो होती है तुम्हारी भंगुर प्रकृति की होती है, मतलब इतनी ज्यादा ठोस नहीं होती। हल्का सा भी दाब लगाएगा तो नमक की डली की तरह भुरभुरी हो जाती है। तो ये भंगुर प्रकृति की होती है। तो पहला अधातु भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर प्रकृति की होती है। धातु तुम्हारी ठोस थी, कठोर थी, याद रखिएगा, लेकिन अधातु भंगुर प्रकृति की होती है। दूसरी बात, जो तुम्हारी अधातु होती है, अधातु इनमें चमक नहीं होती है, इनमें चमक नहीं होती। तो अगर आपसे पूछे कि अधातु में चमक, तो याद रखना इसमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन एक ऐसी अधातु है, याद रखना, जिसका नाम है आयोडीन, प्रतीक होता है आई। ये एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। ऐसी अधातु जो चमकीली होती है वो तुम्हारी हो गई आयोडीन। बाकी धातुएं सारी चमकीली थी, अधातु में किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। तीसरी बात, जो तुम्हारी अधातुएं होती है, अधातुएं वो विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन धातुएं सुचालक थी, ये कुचालक है। और इस अधातु में अगर हम बात करें तो तुम्हारी जो ग्रेफाइट होती है, याद रखना, ये जो ग्रेफाइट है, ये जो तुम्हारी ग्रेफाइट है, ये एक कार्बन का रूप है। याद रखना, कार्बन का रूप है। कार्बन एक अधातु है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का ही रूप है, याद रखना। और ये विद्युत की चालक होती है, विद्युत की चालक। तो याद रखिएगा कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। तो याद रखिए ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का रूप होता है। इसके अलावा हीरा, ध्यान सुनना, हीरा भी कार्बन का रूप है। कार्बन का रूप हम पढ़ेंगे, कार्बन का पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में, याद रखना, कार्बन का पूरा टॉपिक है। अभी हम अधातु पे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बातें मैं यहां बता रहा हूं। अगर बात करें हीरे की, तो हीरा कार्बन का ही रूप होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। और ये विद्युत का तो कुचालक है, विद्युत का कुचालक है हीरा, विद्युत का तो कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक, अगर आपसे पूछे कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक, तो याद रखिएगा ये होता है आपका हीरा। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन हुआ, तो आपका होता है हीरा। इसके अलावा धातुएं जो थी वो विद्युत और उष्मा दोनों की चालक होती है। सबसे अच्छा चालक होती है चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद एल्यूमिनियम। लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु भी है जो विद्युत की चालक होती है, और वो है आपकी ग्रेफाइट। तो ये हो गए आपके कुछ अधातुएं। अच्छा, अधातुएं जो होती है इनके गलनांक और कठवा, जो इनके गलनांक होते हैं वो कम होते हैं, इनके गलनांक कम होते हैं, याद रखना, इनके गलनांक कम होते हैं। और जो अधातुएं होती है वो ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, और गैसीय रूप में भी पाई जाती है। धातुएं केवल ठोस थी, धातुएं केवल क्या थी, ठोस। ध्यान से सुनिएगा, अधातु के गलनांक बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम गलनांक होते हैं, तापमान पर ये पिघल जाते हैं। जो तुम्हारी धातुएं होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। पदार्थ के तीनों रूपों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो तुम्हारे अधातु तत्व है, जो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं। और द्रव में एक मात्र एग्जांपल आपको याद रखना है, और वो है आपकी ब्रोमीन। कौन सी अधातु होती है, वो तरल रूप में पाई जाती है। तो ब्रोमीन जो होती है, इसका प्रतीक होता है Br। ये एक ऐसी अधातु है जो तरल रूप में पाई जाती है। और इसके अलावा जितनी भी गैसें हम अभी पीछे पढ़ रहे थे, जो 11 गैसें हम पढ़ रहे थे, 11 गैसें पढ़ रहे थे, वो सब की सब तुम्हारी गैसें जितनी भी है वो सब अधातु होती है, सब अधातु होती है, याद रखिएगा। तो ये हो गए तुम्हारे अधातु। तो हमने धातु के बारे में चर्चा की, हमने अधातु तत्वों के बारे में बात की। और तीसरे जो तुम्हारे होते हैं, तीसरे जो तत्व तुम्हारे होते हैं वो होते हैं उपधातु। उपधातु बातों को मैं थोड़ा दोहराऊं, ध्यान सुनिएगा। पारा धातु है जो तरल रूप में पाया जाता है कमरे के ताप पर। गैलियम और सीजियम ये भी तुम्हारी धातुएं हैं जो कमरे से थोड़े अधिक तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है। लेकिन जो ब्रोमीन है वो एक अधातु है, याद रखिएगा, वो एक अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है। तो जो तुम्हारी धातुएं थी वो सारी की सारी मोस्टली ठोस होती है। एकमात्र ऐसी धातु जो तरल रूप में है वो है आपकी पारा, और एच का प्रतीक होता है। और जितनी तुम्हारी धातुएं होती है, जितनी भी धातुएं होती है वो ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, और गैसीय भी होती है। तो गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व केवल तुम्हारे अधातु होते हैं। तो उपधातु वे होते हैं, वे तत्व
सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, इसके बाद तुम्हारा हो गया जर्मेनियम, ये तुम्हारी उप धातु है, सिलिकॉन को SI से लिखते हैं और इसको हम ZR से जर्मेनियम, तो याद रखना ZE जर्मेनियम, ZE से लिखते हैं, तो ये तुम्हारी क्या है, सॉरी GE से लिखते हैं जर्मेनियम को, सॉरी GE से लिखते हैं, तुम्हारी क्या है, उप धातु तत्व है। तो हमने तत्वों के बारे में चर्चा की, तत्वों की खोज की थी लवाजियर ने, तत्वों की प्रतीक प्रणाली दी थी बर्जीलियस ने। जब भी तत्वों का नाम लिखते हैं अंग्रेजी कैपिटल लेटर लिखते हैं, अगर किसी तत्व के दो अक्षर आते हैं तो पहला अक्षर बड़ा होगा, दूसरा अक्षर छोटा होगा। कुछ तत्वों के जो नाम लिखे गए उनके प्रतीक लिए गए हैं, कुछ तत्वों के जो प्रतीक है वो उनके लैटिन नाम से उठाए गए हैं, सोडियम, पोटेशियम, आपका पारे का हो गया, ये तत्व होते हैं। तो ये तत्व हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं, बड़ी चीजें कक्षाओं में अंदर दे रखा है इनको, और इनको आप स्टडी करना बड़ा आसान है, बिल्कुल ही आसान। इसमें प्रश्न प्रतीक पे आ जाता है कि बताइए टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, कौन से तत्व जो होते हैं वो तरल रूप में पाए जाते हैं, कौन से तत्व जो है वो ठोस रूप में, या कौन से धातु तरल रूप में, कौन से धातु तरल रूप में, इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारे यौगिकों पर, ध्यान सुनिएगा। तत्वों के बाद हम बातें करते हैं यौगिक कंपाउंड्स पर, यौगिक यानी कहते हैं कंपाउंड। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ, याद रखना ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक, दो या दो से, जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक सहयोग से, रासायनिक सहयोग से, रासायनिक सहयोग से तथा निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक सहयोग से निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं, बनते हैं यौगिक कहलाते हैं, याद रखना यौगिक कहलाते हैं, ये यौगिक कहलाते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें जल की, जैसे हम बात करें जल की, तो जल में दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर, एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान सुनना, निश्चित अनुपात में मिलेंगे, रासायनिक सहयोग से मिलेंगे, याद रखना निश्चित अनुपात में मिलेंगे, रासायनिक क्रिया से मिलेंगे। तो जब भी जल की बात होगी तो जल में दो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और एक ऑक्सीजन का परमाणु होगा। तो यही तो लिखा हमने, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व, तो ये दो तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, याद रखना एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु लेते हैं, यहाँ पर एक दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक सहयोग से, तो यहाँ पर देखो दो परमाणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मिलने से तुम्हारा जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एक कार्बन का परमाणु होगा, दो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे और ये मिलकर तुम्हारा बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा एक यौगिक है। तो ये यौगिक हो गया, याद रखना जो रासायनिक सहयोग से और निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, तो यौगिक है। जैसे तुम्हारा ये हो गया जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इसी प्रकार अगर बात करें आपका अमोनिया हो गई, अमोनिया भी यौगिक होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है। जैसे यूरिया मानव द्वारा बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है प्रयोगशाला में, यूरिया सूत्र होता है NH2CO NH2, ये तुम्हारा एक यौगिक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार मीठा सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं इसी को, खाने का सोडा बोलते हैं। ये होता है तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट, दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। तो अमोनिया हो गया, यूरिया हो गई, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीठा सोडा या खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है। इसी प्रकार कपड़े धोने का सोडा, तुम्हारा कपड़े धोने का सोडा ये भी तुम्हारा यौगिक है, Na2CO3, उसमें 10 अणु जल के होते हैं, याद रखना। जल योजित सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा यौगिक है, याद रखिएगा। तो Na2CO3 ये सूत्र हो गया इसका, यौगिक है। इस प्रकार ये तुम्हारे यौगिक है। जैसे अगर बात करें आपके हीरे की, ध्यान सुनना, हीरा, तो हीरा क्या यौगिक है क्या? हीरा कभी यौगिक नहीं है, क्योंकि हीरा केवल कार्बन का रूप है और कार्बन एक तत्व है। तो अगर आपसे प्रश्न आए निम्न में से कौन यौगिक है, निम्न में से कौन तत्व है, तो याद रखिएगा हीरा आपका एक तत्व है। इसी प्रकार ग्रेफाइट ये भी कार्बन का रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, ये भी तत्व होता है। इसी प्रकार कार्बन का रूप होता है फुलरीन ये भी आपका एक तत्व है। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये सब आपके तत्व है, ये सब आपके तत्व। इसके अलावा अमोनिया, यूरिया, मीठा सोडा ये सब आपके यौगिक है, ये सब आपके यौगिक। इसके अलावा आपसे पूछे, ध्यान से सुनिएगा, नीलम, तो नीलम आपका एक यौगिक है, नीलम एक यौगिक है। पुखराज पूछे तो पुखराज आपका यौगिक है, नीलम आपका यौगिक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे संगमरमर, तो ये आपका यौगिक होता है, संगमरमर यौगिक होता है, याद रखिएगा। अच्छा, चूना या चूना पत्थर ये सब आपके यौगिक है, चूना या चूना पत्थर ये सब आपके यौगिक है। इसके अलावा हम जो पढ़ रहे हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन ये सब आपके तत्व थे, ये सब आपके यौगिक है। तो यौगिक कैसा पदार्थ होता है, याद रखिएगा। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि वो निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से परमाणुओं के मिलने से बनता है। इसके साथ साथ हम बातें करें, याद रखिएगा आप लोग, याद रखो। इसके बाद बातें करते हैं मिश्रण की, हम बातें करते हैं तुम्हारे मिश्रण की, मिक्सचर की बात करते हैं। तो हमने यौगिक और मिश्रण में देखना था क्या होता है। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करके जो पदार्थ बनाएंगे वो तुम्हारा यौगिक है। लेकिन मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक यौगिक बिना किसी रासायनिक सहयोग के बिना किसी अनुपात के मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिलकर किसका निर्माण करेंगे, इसमें कोई ना तो निश्चित अनुपात होगा, ना इसमें कोई निश्चित कोई रासायनिक सहयोग होगा। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं आपके मिश्रण, ऐसे पदार्थों को बोला जाता है आपके मिश्रण, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका नींबू पानी हो गया, जैसे आपका सोडा वाटर हो गया, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है। दो चीजों को मिला दो, मिक्स कर दो, तो वो चीज बन जाएगी आपकी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, बिना किसी अनुपात में मिलाकर, बिना किसी रासायनिक सहयोग के अगर बनाएंगे तो वो आपका मिश्रण होगा। तो वायु भी तुम्हारी गैसों का मिश्रण है, याद रखना। वायु भी मिश्रण है आपका, याद रखना। रक्त भी आपका मिश्रण होता है, सोडा वाटर भी आपका एक मिश्रण होता है, याद रखना। नींबू पानी हो गया, नमक का पानी हो गया आपका। इसी प्रकार आपका शराब हो गया है, तो शराब भी आपकी एक मिश्रण है, याद रखना। शराब में अगर हम बात करें तो याद रखना अल्कोहल, शराब में अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल, शराब को कहते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो ये एक यौगिक है, याद रखना। शराब एक यौगिक है, याद रखिएगा। शराब एक यौगिक है, लेकिन जब शराब में पानी मिक्स कर देते हैं तो वो आपका मिश्रण बन जाता है। जब हम शराब में पानी मिक्स कर देंगे तो वो आपका मिश्रण बन जाएगा। तो प्रश्न आता है दूध, इसके अलावा तो दूध भी आपका एक मिश्रण है। तो ये हो गए तुम्हारे तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो हमने पदार्थ की बात करें परमाणु में, तो हमने परमाणु में तत्व, यौगिक और मिश्रण की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, और तीनों की बातें कंप्लीट हो चुकी है, याद रखना। बाकी अक्षरों में बहुत आसान देख लेना, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, तो हम परमाणु और अणु पर चर्चा कर रहे थे, ध्यान रखना दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आपके परमाणु और अणु पर। परमाणु और अणु में परमाणु विभिन्न मॉडल
पढ़ लिए हैं, हमने परमाणु की संरचना पढ़ ली है, हमने परमाणु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देख लिया है और परमाणु में हमने तत्व यौगिक और मिश्रण देख लिया है। अब हम बातें करेंगे आपके पदार्थ के मौलिक कणों की। याद रखिएगा, हम बातें करेंगे आपके मौलिक कण। और पदार्थ में जो मौलिक कण होते हैं वो मोस्टली 3 होते हैं। 3 मौलिक कणों के अलावा और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन 3 की बातें करेंगे। बस लास्ट टॉपिक आपका बचा है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर बातें करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको बता चुका हूं कि कहां पाए जाते हैं, इनकी खोज कैसे हुई। तो पदार्थ के मौलिक कणों के, परमाणु के मौलिक कणों की चर्चा कर रहे हैं। तो मौलिक कणों के लिए हम एक प्रयोग पढ़ेंगे विलियम क्रुक्स का। ध्यान से सुनिएगा, हम एक प्रयोग पढ़ेंगे विलियम क्रुक्स का। विसर्जन नली प्रयोग था, विसर्जन ट्यूब प्रयोग, नली प्रयोग, ये हम पढ़ेंगे, नली प्रयोग। और इसी प्रयोग के आधार पर फिर तुम्हारे थॉमसन साहब ने, गोल्डस्टीन साहब ने आपके इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की खोज की थी। तो हम ये कल चर्चा करेंगे। कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, परमाणु और अणु कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद रखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक से बोलेगा आपका मोल कंसेप्ट, वो हम कल पढ़ लेंगे। कल ही पढ़ेंगे, याद रखना मोल कंसेप्ट रहेगा, मोल अवधारणा क्या है, और मौलिक कणों की हम चर्चा करेंगे कि खोज किस प्रकार हुई है, ये एक्सपेरिमेंट क्या था, कैथोड किरणें क्या होती है, याद रखना। हम इसमें कल चर्चा करेंगे कैथोड किरणें क्या है और एनोड किरणें क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।